नवभारत, मैं हूं ज्योति मिश्रा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग के लिहाज से आज का दिन बहुत ज्यादा जरूरी है। युद्ध विराम को लेकर आज इस्लामाबाद में महत्वपूर्ण बैठक होगी। पूरी दुनिया की नजरें आज इस्लामाबाद पर टिकी रहेंगी। अगर आज की बैठक में सीज फायर पर बात बन जाती है तो दुनिया को एक बड़े युद्ध से राहत मिल जाएगी। ईरानी डेलीगेशन ईरान तो इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ईरान दो शर्तों पर किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब देखना ही होगा कि आज की बैठक में क्या होता है। एक तरफ जहां आज इस्लामाबाद में अहम बैठक होने जा रही है, वहीं ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ऐसे में देखना यह भी होगा कि तल्खी और तनाव के बीच आज होने वाली बैठक कितनी कारगर साबित होती है। तो जंग को लेकर इस वक्त की एक बिग ब्रेकिंग आपको बता दें। सीज फायर के लिए इस्लामाबाद में आज ये अहम बैठक होने वाली है। अमेरिका ईरान के बीच सुलह की कोशिश की जाएगी। अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के बीच बैठक होगी। ईरान ने लेबनान पर हमले रोकने के लिए शर्तें रखी है। दुनिया भर की नजर इस्लामाबाद पर टिकी हुई है, क्योंकि आज अमेरिका और ईरान आमने सामने होंगे। लेकिन इस बार जंग के मैदान में नहीं, एक मध्यस्थ देश के पास, जहां पर अब कोशिश ये होगी कि दोनों अपनी अपनी बातें रख सकें और एक समझौते पर आया जा सके। हालांकि दोनों ही देशों के जो तेवर हैं वो काफी ज्यादा तल्ख हैं। डोनाल्ड ट्रंप धमकी भरे अंदाज में बातें कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और अपनी मांगे माने जाने तक युद्ध पर अड़े रहने की बात कर रहा है। तो इधर इस्लामाबाद में जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में बैठक होगी। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में युद्ध विराम पर अहम बैठक होगी। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर बातचीत होगी। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठेंगे। तो आपको बता दें, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज ये बड़ी बैठक होने वाली है और पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बैठक की तैयारी में लग भी गया था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है जब वो खुद को साबित कर पाए कि इस्लामाबाद में हो रही बातचीत में दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को युद्ध विराम तक लाया जा सके। लेकिन देखना ही होगा कि पहले भी कंफ्यूजन क्रिएट कर चुके पाकिस्तान में आज ये बैठक कितनी सक्सेसफुल होती है। ईरान और अमेरिका के तेवर तल्ख हैं। ईरान के डेलीगेट्स पहुंच गए हैं। लगभग 70-71 प्रतिनिधिमंडल की टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंची है और अमेरिका के डेलीगेट्स, जिसमें उनके उपराष्ट्रपति भी होंगे, वो अब से कुछ देर में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और अब आपको बताते हैं कि जिस जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में दोनों देशों के बीच बैठक हो रही है, उसके आसपास आज सुरक्षा कैसी रहने वाली है। तो पूरे इस्लामाबाद में सुरक्षा काफी कड़ी है। कई इलाके रेड जोन में घोषित किए गए हैं। तो रेड जोन में कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री को बड़ी तादाद में यहां तैनात किया गया है। आर्मी और बाकी सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां ड्यूटी पर रहेंगे। और पूरे इलाके की बात करें तो पाकिस्तानी सरकार ने 10-11 हजार पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया। वहीं वीवीआईपी ब्लू बुक प्रोटोकॉल लागू किया गया है। मूवमेंट के लिए अलग से रूट तय किए गए हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी भी जारी है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एरियल कवर किया है और गैर जरूरी वाहनों की एंट्री पर भी बैन लगा दिए गए हैं। यहाँ तक कि तमाम स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। दफ्तर बंद कर दिए गए। पाकिस्तान की तैयारी ऐसी कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को आज खुद को साबित करना है कि उसने कैसे एक बड़े पीस प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पर एक्ट किया है। तो इसीलिए पाकिस्तान के लिए भी आज का दिन जो है वो इस लिहाज से काफ़ी अहम है। और हमारे साथ आज चर्चा के लिए मेहमानों का भी पैनल जो है वो जुड़ चुका है। रिटायर्ड कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर भी जुड़ेंगे। राठौर सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जो हालात आज इस्लामाबाद में देखने को मिल रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। ईरान का डेलीगेट पहुंच तो गए हैं पाकिस्तान, लेकिन पहले भी यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका था। अभी भी अमेरिका से लेकर ईरान तक के तेवर जितने तल्ख हैं, इस बातचीत को लेकर आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? गुड मॉर्निंग ज्योति, आप सही कह रहे हैं कि अभी बातचीत क्या जो है साथ बीत चुकी है। और आप देखिए कि काली वाफ जो लीड कर रहे हैं उन्होंने साफ कहा है कि प्री कंडीशन हमारी दो हैं। पहली बात तो यह है कि लेबनान में सीज फायर हो, और दूसरा ईरान की जो एसेट्स हैं, संपत्तियां जो जब्त की गई हैं, वो डी फ्रीज की जाएं, तभी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पुरानी गलतियों से थोड़ा सबक लेते हुए एक काम तो किया है पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान पहले दोनों पक्षों से अलग मिल रहा है।
तो पहले पाकिस्तान के जो ईरानी डेलीगेशन आया है वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, और इसी तरीके से उनकी कोशिश होगी कि वो अमेरिकन डेलीगेशन से भी मिलें, और उसके बाद आगे अगर बात बनेगी, कॉमन ग्राउंड होगा, तो दोनों के पक्षों के बीच में वार्ता भी हो सकती है। लेकिन इसके बीच में जो ट्रंप ने बयान दिए हैं वो कह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ईरानी जो डेलीगेशन आया है वो जिंदा इसलिए है कि हम इनसे बात कर सके हमसे, नहीं तो हम इनको भी मार सकते थे। और कहीं ना कहीं ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रेसिडेंट को, कालीबाफ को और अरागची को जीवन दान दे रखा था कि हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे, तो उन्होंने ये बात कही। और दूसरी बात उन्होंने कही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये वसूली बंद होनी चाहिए, और तीसरी बात उन्होंने कही कि हमारे हथियार फिर से तैयार हैं। तो बहुत ही दोनों तरफ से शो डाउन है। इसी बीच में ईरान ने भी एक इमोशनल कार्ड चला है, अपनी जिस हवाई जहाज से वो आए हैं उन्होंने डेडिकेट किया है मीनाब की में स्कूल में मारी गई इन लड़कियों के लिए, उनके बैग और जूते वगैरह वो लेके आए हैं, तो दुनिया को दिखा रहे हैं। सर, इस पहलू पे भी मैं आपकी राय चाहती हूँ। ये वॉर का एक पहलू ऐसा भी है जिससे काफी ज्यादा जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी लोग बातें करते हैं, और जंग का एक ऐसा रूप जो कोई देखना नहीं चाहता है। ईरान का ये दाव क्या खेल खेलेगा? निश्चित तौर पर एक इमोशनल एंगल जरूर था, और जब लोग इसे देख भी रहे हैं तो इमोशनल हो रहे हैं कि एक पूरी फ्लाइट का नाम ही उस स्कूल पर रख दिया, उन बच्चों के नाम पर रखा गया जो इस युद्ध के दौरान मारे गए थे, और फिर वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। ज्योति, आप सही कह रही हैं। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे दिलों में इमोशंस के लिए अब जगह बची नहीं है, खास करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जी। एक स्कूल पर हमला होता है, 160 बच्चियां मारी जाती हैं, ये हमारे कॉन्शियस को झकझोरने के लिए काफी था, युद्ध को रोकने के लिए काफी था, लेकिन आजकल इसको कोई मानता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारे कॉन्शियस थोड़े तो जिंदा हों जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हार्ड पॉलिटिक्स में, रियल पॉलिटिक्स में आजकल ताकत की भाषा बोली जाती है, ताकत की भाषा ही लोग एक दूसरे की सुनना पसंद करते हैं। लेकिन ईरान ने अच्छा किया है कि उन्होंने इस बात को उजागर किया है, और सारे युद्ध में आप देखें तो बच्चियां थी, इसके अलावा क्या जिनके घर उजड़ गए, वो भी तो एक कहानी है। हर आदमी के पास एक कहानी है बताने के लिए। दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध चल रहा हो, भयावह युद्ध चल रहा हो, ये हमेशा एक ह्यूमन ट्रेजेडी बनकर ही उभरता है। सर देखिए, मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा ये है कि ये ह्यूमन ट्रेजेडी है, और शायद ईरान ने शांति वार्ता से पहले ये संदेश दुनिया को दे दिया कि हम बातचीत के टेबल पर जा रहे हैं, लेकिन हम भूलेंगे नहीं वो जख्म जो अमेरिका तुमने हमें दिया या इजराइल ने दिया, और इसी संदेश के साथ वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं। लेकिन एक तरीके का अविश्वास अभी भी ईरान में भी बना है, अमेरिका में भी बना है, और इतने सारे अनसर्टेनिटी के बीच अगर आप युद्ध विराम के लिए बातचीत करते हैं तो क्या बात मुमकिन हो पाएगी? किसी नेगोशिएशन पर या बीच के रास्ते पर ये लोग आ पाएंगे? देखिए, अगर वो इस्लामाबाद दोनों डेलीगेशन आए हैं तो कुछ न कुछ बात तो होगी। इसके कई पहलू हो सकते हैं, अगर आप वक्त दें तो मैं बता सकता हूँ कि हो सकता है बातचीत आगे बढ़े। अभी वो पाकिस्तान से मिले, उसके बाद दोनों दरवाजे खोल दिए जाएं, अमेरिका और ईरान सामने बैठ के बात करें। हो सकता है बातचीत फेल हो जाए, हो सकता है आगे बात करने की लोग रजामंद हो जाएं, हो सकता है कि वो ईरान अपनी तरफ से कहे चीन और रूस को हम लाना चाहते हैं। तो इसके कई तरीके हैं। हो सकता है वेन्यू बदल जाए, ये कहें अगली बातचीत कहीं और होगी जिसमें और भी पक्ष आएंगे। खाड़ी के देशों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है जिन्होंने सबसे ज्यादा मार झेली है, तो इसमें ओपन एंडेड है कि बातचीत कैसे होगी। लेकिन इंटरनेशनल वार्ताओं में पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पहला स्टेप लेने के बाद में अगर थोड़ी सी भी रुख में नरमी आती है, उनके स्टेटमेंट्स में थोड़ी नरमी आती है, एक दूसरे के लिए थोड़ी इज्जत आती है,
तो जिन्ना लैंड में ये बातचीत होगी भी या नहीं होगी, देखिए अभी भी एक सवाल है। डेलीगेशंस पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसा कि राठौर सर बता रहे हैं, अभी इंडिविजुअल लेवल पर पहले पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ इनकी बातचीत होगी, उसके आगे जो तमाम पहलू हैं उस पर उन्होंने जानकारी दी। और श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें। शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचा ईरान का डेलीगेशन, रात 2 बजे पाकिस्तान पहुंचा। ईरानी डेलीगेशन ईरान की तरफ से विदेश मंत्री और संसद के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचा है, संसद के जो स्पीकर है उनके नेतृत्व में, और विदेश मंत्री अब्बास अरागची, स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ पहुंचे। जनरल आसिम मुनीर ने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया है। ईरान का डेलीगेशन जब इस्लामाबाद पहुंचा तो एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी स्वागत के लिए मौजूद थे। ईरान से जो डेलीगेशन आया है उसमें संसद के अध्यक्ष है मोहम्मद बागेर गालिबाफ जिनका नाम है, और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। और जैसा कि सर भी बता रहे थे कि इन दोनों को एक तरीके से जीवन दान अमेरिका ने दिया है कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे। ईरानी डेलीगेशन जीवित इसलिए है कि हम आपसे बातचीत कर सके। तो इधर अब्बास अरागची, सर्वोच्च राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदीन, ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल्ला नासिर भी शामिल हैं। कुल मिलाकर एक 71 डेलीगेट्स की टीम बताया जा रहा है। 71 अधिकारियों और जो वहां के तमाम मंत्री हैं उनका डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये वीडियो है रात 2 बजे का, जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ईरानी डेलीगेशन पहुंचा तो पाकिस्तान का पूरा प्रतिनिधिमंडल ही एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंच गया। लेकिन ईरान एक संदेश के साथ पहुंचा। ईरान वो विमान जिसमें उसने उन तमाम स्कूलों में मारे गए बच्चों के याद में उसका नाम रखा, उसमें पाकिस्तान पहुंचता है। बातचीत से पहले ईरान डेलीगेशन का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने कहा कि हम बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन शांति वार्ता पर भरोसा नहीं है। स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि हम गुडविल से पाकिस्तान आए हैं, हम अच्छी नीयत से आए हैं, लेकिन हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। ईरान को उसके अधिकार देने होंगे। अमेरिका अगर सही तरीके से बात करेगा तो हम समझौता करेंगे। तो ईरानी संसद के जो स्पीकर है मोहम्मद गालिबाफ, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, यानी कि मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे बिचौलिए पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को भले ही बातचीत के लिए राजी कर लिया है, लेकिन दोनों पक्षों में अभी भी अविश्वास की गहरी खाई दिख रही है। और कुछ ही घंटे बाद ये बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक धमकियों का सिलसिला, तनातनी के तेवर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, और ये उनकी भाषा शैली में, बयानबाजियों में नजर आ रहा है दोनों ही तरफ से, चाहे ईरान हो या अमेरिका। तो इस्लामाबाद में प्रस्तावित ईरान अमेरिका वार्ता से पहले ही तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि लेबनान में पूर्ण और प्रभावी सीज फायर लागू किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके बिना 100-120 अरब डॉलर के फंसे फंड की रिहाई का स्पष्ट ऐलान किए बिना ये जो दो प्रमुख बातें हैं, बातचीत संभव नहीं होगा। तो जितने भी ब्लॉक्ड एसेट्स हैं ईरान के, प्रतिबंधित एसेट्स हैं जिस पर पाकिस्तान ने बैन लगाया है, उन्हें भी उसमें भी ढील दी जाए, वरना कोई बातचीत नहीं होगी, ईरान ने कहा है। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दोनों शर्तें पूरी होने तक जेडी वेंस का चेहरा नहीं देखूंगा। गालिबाफ ने जिस सख्ती से पाकिस्तान पहुंचने से पहले कहा कि 2 अहम शर्तें पूरी होने तक वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात तक नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, समझिए ये रणनीतिक संकेत है। लेबनान में पूर्ण सीज फायर और ईरान के अरबों डॉलर के फंसे हुए फंड को तत्काल मुक्त करने की मांग ईरान कर रहा है। अब ईरान की ये सख्त तेवर बताते हैं कि तेहरान अब कागजी समझौते से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई चाहता है। तो मीटिंग होनी है, लेकिन ईरान की मांगों के आगे मीटिंग होगी या नहीं, जिस तरीके के तेवर दिखाए जा रहे हैं। मीटिंग से पहले ईरान की अमेरिका से ये 2 अहम शर्तें सामने आई है। बातचीत से पहले दोनों शर्तों को मानना होगा, ईरान का कहना है, और इन 2 शर्तों को मानने के बाद ही बातचीत होगी। संसद के जो स्पीकर है ईरान के गालिबाफ कह रहे हैं कि लेबनान और ईरान के संसाधनों पर रखी शर्तों को हटाया जाए। अमेरिका से 2 बड़ी मांगे, 2 बड़े शर्तें रखा है ईरान ने। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के भी तेवर हमने आपको दिखाए थे, उनका वो बयान जिसमें वो फिर ईरान को धमकी दे रहे थे। कह रहे थे कि ईरान को पूरा हमने खत्म कर दिया है और जो लोग बचे हैं वो इसलिए कि हम उनसे बातचीत कर सके। लेकिन जो लोग बातचीत करने आए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत तो करना दूर की बात, मुंह भी नहीं देखेंगे डेलीगेट्स का अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं। तो ईरान ने बेहद स्पष्ट और सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि लेबनान में पूर्ण और वास्तविक सीज फायर लागू होना चाहिए। तेहरान का मानना है कि जब तक लेबनान और पूरे रेजिस्टेंस एक्सिस में हमले बंद नहीं होते तब तक किसी भी तरह की शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बड़ी शर्त है
आर्थिक तौर पर, यानी ईरान के लगभग 100 से 120 अरब डॉलर के फंसे हुए विदेशी फंड को तुरंत और सार्वजनिक रूप से रिलीज किया जाए। ये फंड कतर, दक्षिण कोरिया, चीन, यूएई, जापान और सिंगापुर जैसे देशों में अलग अलग रूप से अटके हुए हैं। अमेरिका ने ईरान के इन तमाम एसेट्स पर बैन लगाया हुआ है। एवीएमपी के श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम जानना यही चाह रहे थे कि आज बातचीत होगी भी या नहीं होगी। जैसे तेवर ये लोग दिखा रहे हैं और ईरान ने साफ कह दिया है कि हम अमेरिकी डेलीगेट्स का, जेडी वेंस का तो मुंह तभी देखेंगे जब ये दो बातें मान ले, और ये दोनों ही बातें अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा मानना। बिल्कुल सही है ज्योति, थैंक यू वेरी मच। एक चीज आपको बताएं कि पहले से ही ये बात चल रही थी कि हम अलग अलग कमरे में बैठेंगे दोनों डेलीगेशंस, और उनके बीच में कोई मसौदा तो तैयार करना पड़ेगा। और आप देखिए ईरान जिस तरीके से वहाँ आए, उसने इमोशनल पिच भी दिया है। उन बच्चों की जो मिनाब में 600 बच्चे मारे गए थे, उनकी तस्वीरें लेके आए हैं, उनके स्कूल बैग्स लेके आए हैं, उनके जूते वगैरह लेके आए हैं। तो उन्होंने इसको इमोशनल पिच दिया है कि यह आपकी वॉर ऑफ चॉइस थी, जिसमें आपने नागरिकों को, छोटे बच्चों को, अस्पतालों को, हॉस्पिटल और फार्मेसी को, उनको निशाना बनाया। तो यहाँ पर आपने ये सब जो किया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये जो चीजें चल रही हैं, और ऊपर से जो हमारे पैसे आपके पास अटके हुए हैं, उसको कौन देगा? तो उन्होंने लेबनान के ऊपर इसके ऊपर जो सख्त रुख लिया है, ये एक मसौदा तैयार करने के लिए उन्होंने इसको लिया है। दोनों पक्ष अलग अलग कमरों में बैठेंगे जैसा प्रतीत हो रहा है, और उसके बाद अगर कोई मसौदा तैयार होगा जो ऐसा होगा जो कॉमन ग्राउंड्स आ सके, तब आमने सामने आएंगे। सवाल ये कि मसौदा तैयार होगा या नहीं, क्योंकि अमेरिकी डेलीगेट्स के आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप किसी एयरपोर्ट के पास से मीडिया को ये बयान दे रहे थे कि ये जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, इन पर तो हमने एहसान किया है इन्हें जिंदा छोड़कर बातचीत करने के लिए, हम कोई बातें नहीं मानने वाले, युद्ध के लिए अभी भी तैयार हैं, हमारी सेना भी तैयार है। तो ऐसे तेवर जो है अमेरिका के, वो क्या रुख आगे के लिए मुसीबत बना रहे हैं अमेरिका या ईरान के लिए? ज्योति, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक चरित्र है कि वो प्रेशर माउंट करते रहते हैं, चाहे बीच में नेगोशिएशन चलते रहें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जहां तक ईरान का सवाल है, ही इज बीन बिटन ट्वाइस, 2 बार नेगोशिएशन से थे जब उनके हमला हुआ, तो वो कैसे यूएस की किसी बात पर विश्वास करें? तो उनको प्रेसिडेंट ट्रंप पर कोई विश्वास नहीं है। ये तो बार बार वो कहते हैं कि जब तक पूरा पीस प्लान नहीं बनेगा, तब तक इसमें कोई संधि नहीं आएगी। उनके हाथ में एक ट्रम्प कार्ड दे दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का, और दूसरा ट्रम्प कार्ड ये दे दिया है कि उनको ये पता चल गया है एसिमेट्रिक वॉरफेयर से जिस तरह की आपदा और विपदा अमेरिका पे भी आ रही है, पूरे विश्व में आ रही है, तो पूरा विश्व प्रेसिडेंट ट्रंप से बोलेगा कि इसको शांति लाइए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर प्रेशर है, और ईरान जानता है कि अगर इस वक्त उसने नकेल छोड़ दी तो वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप उसको 5-6 महीना फिर हमले हो जाएंगे। तो और एक और बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रेटिंग्स चल रही है, जो वहाँ की मीडिया से जिस तरह का चल रहा है, मेगा से भी उनका जो एक तरीके का अब युद्ध सा शुरू हो गया है, जो मेगा के इन्फ्लुएंसर थे, उसमें कार्ल टकर भी शामिल हैं, और बहुत से लोग शामिल हैं, सेनेटर ग्रीन भी शामिल हैं। तो इन सबको मिला करके प्रेसिडेंट ट्रंप को ये आभास हो गया है कि मैं मिड टर्म इलेक्शंस में विजय नहीं पाऊंगा। अब इसको देख करके उनकी क्या रणनीति बनती है और कैसे यहाँ दिखाई, लेकिन व्हाइट हाउस में तनाव के माहौल इसकी वजह से बहुत थे, और जो सोर्सेज से खबर भी आई थी कि राष्ट्रीय टीवी मीडिया पर जो अपना उनका अंदाज होता है ना कि एक्शन लेने से पहले ही वो ऐलान कर दें, ऐलान भी करने वाले थे युद्ध का, लेकिन उन्हें रोका गया क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है बहुत ही ज्यादा। अभी जो है वो शुरुआती फेज है इस चीज का ऐलान करना कि युद्ध विराम अमेरिका ने कर लिया है, समझौता हो गया। राठौर सर, एक क्विक ओपिनियन आपसे इस भी चाहेंगे कि ईरान 10 से 2 शर्तों पर आ गया, लेकिन ये दोनों ही शर्तें बहुत कड़ी हैं। अमेरिका भी कुछ हद तक नरम हुआ है, लेकिन वो ये कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, जितना भी आपके पास यूरेनियम है सब निकाल कर हमें दीजिए। ईरान के लिए भी ये बात मानना बिल्कुल आसान नहीं, ये तो इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। देखिए ज्योति, ईरान 10 से 2 शर्तों पे नहीं आया है, सिर्फ 2 शर्तें इसलिए हैं कि हम आपके आमने सामने बैठेंगे बातचीत के लिए। इसलिए 2 शर्तें इसकी हैं कि अगर आप हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं, आमने सामने बैठना चाहते हैं, एक फोटो ऑफ करना चाहते हैं, तो ये 2 शर्तें तो पहले आप माने, अपनी नीयत साफ करें कि हाँ आप बातचीत में वाकई इंटरेस्टेड हैं, संजीदा है, इसलिए कहा गया है। लेकिन उसकी बाकी शर्तें आज भी जिंदा है, उसके ऊपर पुरजोर तरीके से बहस करेगा, पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका का डेलीगेशन आया है, ये भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, अच्छी डेलीगेशन वो लेके आए हैं। जेडी वेंस एक अच्छे नेगोशिएटर के तौर पे वो जाने जाते हैं,
और जेडी वांस ने अपने इस युद्ध से दूरी बना के रखी हुई थी, तो ईरान की तरफ वो कह भी सकते हैं कि हाँ, हम एक तरीके से आपकी बात से सहमत हैं, सहानुभूति रखते हैं। तो यहाँ से बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए। हमें ईरान या अमेरिका या पाकिस्तान या इजराइल का पक्ष नहीं लेके चलना है। ये एक ऐसी समस्या है, आपदा है, जिससे दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई है। तो हम सारे ये चाहते हैं कि इसका समाधान निकले। इसमें हमें किसी के भी पक्ष को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक नया संकट खड़ा कर दिया है IRGC ने हॉर्मुज को बंद करके जी। तो ये सारी चीजें होंगी और देखते हैं यहाँ पर युद्ध में मैं बड़ा उम्मीद से हूँ कि कम से कम कुछ तो रास्ता निकलेगा। जब वहां तक लोग आए हैं तो कुछ तो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। और ये जो आपकी उम्मीद है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, ये पूरे न सिर्फ भारत को बल्कि एशियन मुल्कों को, सऊदी से लेकर UAE, तमाम जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, खास तौर पर वो चाह रहे हैं कि युद्ध विराम हो, सबको राहत मिले। ऐसे में मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को खत्म करने के लिए इस्लामाबाद में आज अहम शांति वार्ता हो रही है और इस वार्ता में दोनों देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। लेकिन बातचीत से पहले ही माहौल भावनात्मक और संवेदनशील हुआ, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, इसकी वजह बना है ईरान के मीनाब हमले का दर्द, जिसे तेहरान अभी तक भुला नहीं पाया और मुझे लगता है आने वाले कई सौ सालों तक भी नहीं भुलाएंगे, क्योंकि ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने ये तस्वीरें शेयर की। शांति वार्ता में भाग लेने से पहले जब वो इस्लामाबाद पहुंचे, ये वीडियो फ्लाइट के अंदर से ही जारी किया गया। गालिबाफ अपने साथ उन मासूम बच्चों की तस्वीरें लेकर पहुंचे। चेहरे पर उनके शिकन दिखी, चेहरे पर उनके एक गम का माहौल जो है वो दिखा। खून से सने स्कूल बैग्स, बच्चों के खून से लथपथ जूते, जो मीनाब हमले में मासूम मारे गए थे। ये तस्वीरें युद्ध का एक ऐसा पहलू जो कोई भी देखना नहीं चाहता। जो आप ये तस्वीरें देखेंगे और अंदाजा लगा पाएंगे कि ईरान कैसे एक इमोशनल कार्ड यहाँ पर पहले से ही खेल रहा है। बातचीत से पहले ये मीनाब 168 नाम जो इन्होंने फ्लाइट को भी दिया और इसी से ये इस्लामाबाद पहुंचे, यानी कि एक संदेश पहले ही दे दिया है कि ये जो जख्म हैं जो उसे जंग में दिए गए हैं, इसे ईरान भुलाने नहीं वाला है। और आइए अब हम आपको बताते हैं इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका की तरफ से डेलीगेट्स जो हैं वो कौन कौन होंगे, कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए पाकिस्तान की ओर से इस बैठक में कौन कौन होगा। तो शहबाज शरीफ तो होंगे ही प्रधानमंत्री, तो वहीं आसिम मुनीर होंगे, इशाक डार, असम और आसिम मलिक जो कि उनके वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अमेरिकी टीम की बात कर लें तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, JD वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और ब्रैड कूपर इस टीम का हिस्सा होंगे। वहीं ईरान की तरफ से मुख्य प्रतिनिधि में मोहम्मद बागेर गालिबाफ, अब्बास अराक्ची, मजीद तख्त रवांची और मोहम्मद जोलघाद, ये जो यहाँ के प्रतिनिधि मंडल हैं वो लोग बातचीत करेंगे। श्रीवास्तव सर, ये प्रतिनिधि मंडल भी काफ़ी जो है वो तो हम देख ही रहे थे कि सब अपने आप में एक्सपर्ट्स हैं। बातचीत कर नेगोशिएशन तक लाने की सबकी प्रायोरिटीज़ होगी, लेकिन बहुत मुश्किल होगा ऐसे हालात में। आप जैसे कि बता रहे थे इंडिविजुअली बैठक होगी, अलग अलग कमरों में पहले अपने अपने प्रस्ताव रखेंगे। बड़ा सवाल ये कि आज इस्लामाबाद में ये दोनों आमने सामने आएंगे या नहीं। देखिए, ऐसा है ज्योति, प्रतिनिधि मंडल का भी अपना एक स्वरूप होता है, उसकी अपनी एक स्टैंडिंग होती है, उसका अपने एक सोचने का तरीका होता है। तो अगर गालिबा साहब को आप देखें, जो मोहम्मद गालिबा हैं, जो स्पीकर हैं, उनका बैकग्राउंड ये है कि वो IRGC कमांडर भी थे और वो माने जाते हैं कि वो जो एक हार्ड लाइनर अप्रोच रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो चीज़ हो वो ईरान के पक्ष में हो। तो ये बात ज़रूर उभर के रहेगी, जैसा कि कर्नल राठौर भी बोल रहे थे कि उन्होंने एक शर्त रखी, इसको हम बोले एडवांस पेमेंट, कि अगर हम इसमें आते हैं तो हम एडवांस में क्या देंगे। वो 2 शर्तें सिर्फ उसके लिए हैं। जो बात अटकेगी, वो सबसे बड़ी बात ये अटकेगी कि जब वो कहेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात होगी, मिसाइल के रेंजेस के बारे में बात होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कौन उसको हैंडल करेगा उसके बारे में बात होगी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, क्योंकि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको पार्लियामेंट ने टैक्स पास किया। उसी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं ये, उन्होंने कहा है कि हमारा इलाका है, इससे जो भी गुजरेगा हमें टैक्स देगा, एक उसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये अपने आप में एक बहुत जटिल समस्या है। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा, और ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इसमें शामिल होता है, उनकी धमकियां,
वो लगातार धमकियां देते हैं, जबकि चाणक्य नीति में ये माना जाता है कि साम दाम दंड भेद, लेकिन वो सिर्फ दंड पर विश्वास करते हैं। एक ही उनकी नीति है, जो भी उनके सामने आता है उसको धमकी देते हैं और कहते हैं आप मेरी बात मान लीजिए। ऐसे माहौल में कोई चीज बन पाना, कोई कॉमन ग्राउंड निकल पाना, ये जेडी वांस के लिए भी एक चैलेंज है, एक चुनौती है, क्योंकि वो इससे अपना दूरी उन्होंने बना के रखी। कर्नल राठौर, इसमें जो नया बयान हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की तरफ से ये आ गया है, हमेशा वो ये दिखाते रहते हैं कि हॉर्मुज तो कोई मसला है ही नहीं, वो तो हमारी चुटकियों का खेल है। ये बात अलग है कि लगभग महीने 1.5 महीने की जंग के बाद भी हॉर्मुज पर वो कर कुछ नहीं पाए, लेकिन अब कहते हैं कि भाई ईरान कुछ नहीं कर सकता, इट विल बी फ्री फॉर ऑल। क्यों? क्योंकि जो एक खतरा था सी माइंस का, ईरान खुद भूल गया है कि हमने ये माइंस कहाँ लगाए थे, तो ऐसे में जब ईरान को ही नहीं पता तो फिर ये तो हमारा ही हुआ। देखिए ज्योति, यहाँ पर ये है कि हॉर्मुज जो है वो अमेरिका सकचा रहा है वहां पर हाथ डालने से। आपको याद होगा कि 26 मार्च को अमेरिकन एम्फीबियस फोर्स आ गई थी जी, मिडिल ईस्ट में आ गई थी, वो गल्फ ऑफ ओमान के पास या अरेबियन सी में खड़ी थी। तो अगर इतना आसान है, इतना केक वॉक है, तो इसको क्यों नहीं कब्जा किया? इसी साथ में वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर, खरग के ऊपर हमारा निशाना है, खरग आइलैंड पे, तो क्यों नहीं कब्जा किया? तो वो जानते हैं कि अगर हम हॉर्मुज में हाथ डालेंगे तो ये युद्ध भड़केगा।